हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 10 का जो ये मासिक परीक्षा सितंबर 2024 में ये जो विज्ञान विषय का पेपर हुआ है, इस पेपर को हम लोगों का आज लक्ष्य रहेगा कि इसको हल करें। देखें, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि क्लास 10th है, मासिक है, एग्जामिनेशन सितंबर 2024। और ये यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये विज्ञान विषय अनिवार्य विषय होता है और यहाँ पूर्णांक जो रहेगा वो 50 रहेगा और विषय कोड 112 है, समय 1 घंटा 30 मिनट। और इस पेपर में देखें, आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसमें 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से आपको सही विकल्प चुन करके OMR सीट भी मिलती है, उस पर आपको गोला करना होता है। तो 1 से 30 तक है, इसमें 25 प्रश्न हल करना होता है। हम लोग पूरा जितना भी 30 प्रश्न दिया गया है यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, सारे प्रश्न डिटेल में एक्सप्लेन करके हल करेंगे। और सेक्शन बी में आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रश्न 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से 5 हल करना होता है। आपको सारे प्रश्न बताए जाएंगे जो जो यहाँ पर आए हुए क्वेश्चन हैं। और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सारे क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। और यहाँ आपको इसी सेक्शन में, सेक्शन बी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। 11 से लेकर के 15 तक यहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें से केवल 3 क्वेश्चन करना होता है। हम लोग सारे क्वेश्चन का यहाँ चर्चा करेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न आप जरा देखें ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज ए कंडक्टर? यानी इसमें से कौन सा चालक है? सबसे इजी क्वेश्चन है ये। कांच आप जानते हैं होगा नहीं और चीनी मिट्टी भी नहीं होगा। एल्युमिनियम यहाँ धातु है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अभ्रक माइका आप जानते हैं, तो ये तो होगा नहीं। माइका वही अभ्रक जिसे आप देखते होंगे सफ़ेद ये आपका खंभे में जो लगा होता है, जो इलेक्ट्रिक वायर खंभे से लगे होते हैं, तो वहाँ पर सफ़ेद आपको चीनी मिट्टी की तरह देखने को मिलता है, उसी को अभ्रक कहते हैं। और इंडिया में सबसे ज़्यादा अभ्रक होता है, जानते रहिए, प्राप्त किया जाता है। दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आवेश का एसआई मात्रक होता है। दी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज। तो एसआई यूनिट जो आवेश का एसआई मात्रक जो होगा आवेश का, वह कूलाम होगा। आपको पता है आवेश का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक कूलाम। जबकि अगर ओम मीटर पूछा जाए किसका मात्रक है, तो ये प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोध का ओम होता है, ध्यान देना, प्रतिरोधकता का ओम मीटर है। और वोल्ट किसका है? तो वोल्ट आपको पता है विद्युत वाहक बल का और विद्युत विभव का, साथ ही साथ विभवांतर का। किसका? विद्युत वाहक बल का, विद्युत विभव का और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, जानते रहिए। एम्पियर आपको पता है, यह विद्युत धारा का मात्रक है। तो इस तरीके से हम लोग सारे विकल्प जो है वो समझते चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको हर माह के जो पेपर होते हैं वो सॉल्व करवाए जाते हैं और इससे आपको निश्चित रूप से लाभ ही मिलेगा। यहाँ केवल बस एजुकेशन रिलेटेड बातें होती हैं और कोई फालतू की बातें नहीं। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल से ज़रूर आप जुड़िए, सब्सक्राइब करिए।
ठीक है, शेयर करिए पढ़ने वाले जो आपके मित्र हैं। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न, प्रतिरोध का यसाई मात्रक है। अब देखिए प्रतिरोध का यसाई मात्रक यहाँ पूछा है, तो ओम अभी हम लोग ऊपर ही देख लिए थे। प्रतिरोध का यसाई मात्रक क्या है? ओम। ठीक, और जो यहाँ वोल्ट आप देख रहे हैं, इसके बारे में भी अभी हम लोगों ने बात किया कि यह विद्युत वाहक बल, विद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक है। ठीक, कूलाम अभी जस्ट आपने देखा कि कूलाम जो है यह आवेश का यसाई मात्रक है। ठीक, और एम्पीयर भी आपने देख लिया विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा प्रश्न, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? धन और ऋण का चिन्ह विद्युत सेल में नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। विद्युत सेल में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। और साथ ही साथ ये भी जानते रहिए कि जो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ये बैटरी जो होती है, ध्यान दें, सेल जो होता है, सेल, पहले इसको जान लीजिए। सेल एकल होता है, कैसा होता है? अकेला। सेल कैसा है? अकेला होता है। ठीक, इसमें प्लस और माइनस का साइन नहीं होता सेल में। जबकि सेल से मिल करके ही, ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज जानते रहिए, सेल से मिल करके ही क्या बनती है? बैटरी बनी होती है। सेल से मिल करके बैटरी बनती है, और सेल अकेला होता है। कई सेलों के मिलने से तब बैटरी बनती है, इसको याद रखना है। ठीक, अब एक बात और जानते रहिए, जैसे अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ये वोल्ट मीटर, ये देखिए यहाँ जो दिया है वोल्ट मीटर, अमीटर, इन दोनों में ध्यान दें ये बैटरी होता है। ये क्या है? बैटरी होता है, इनमें ध्यान देना। तो और जब इनमें बैटरी होगा वोल्ट मीटर में और अमीटर में, तो निश्चित रूप से आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह होता है, जबकि विद्युत सेल में नहीं होता। तो नहीं पूछा था, तो नहीं के लिए विद्युत सेल सही होगा। और विद्युत सेल, ये जो विद्युत सेल है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी एक्स्ट्रा में आप जानते रहिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक वोल्ट जो होता है वह किसके बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति कूलाम के। 1 वोल्ट जो होता है वह किसके बराबर होगा? 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखें, धारा मापने का यंत्र कहलाता है। धारा मापने का यंत्र क्या है? द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग करंट इज कॉल्ड। तो धारा मापने का तो एकदम इजी है, यही आपका हो जाएगा क्या? अमीटर। धारा मापने का ध्यान देना है, धारा कहाँ है? तो अमीटर हो जाएगा। क्या होगा? अमीटर। अमीटर जो है यह धारा मापने का यंत्र कहलाता है। और विद्युत धारा, ध्यान दें, विद्युत धारा मापने का जो माप जिसे आप इकाई कहते हैं वह एम्पीयर है। और वोल्ट मीटर से हम क्या करते हैं? वोल्ट मीटर से जैसे इलेक्ट्रिक उपकरणों में वोल्टेज मापा जाता है, वोल्ट मीटर जो है इससे इलेक्ट्रिक उपकरणों में क्या मापते हैं? वोल्टेज। ध्यान दें, वोल्टेज मापते हैं। और वोल्टेज किसे कहते हैं? वोल्टेज का दूसरा नाम है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा, ध्यान दें, वह अमीटर होगा। धारा मापने का यंत्र क्या है? अमीटर होता है, याद रखे रहिएगा इसको। और ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल होता है। जूल जो आप देख रहे हैं यह ऊर्जा और कार्य का मात्रक है। किसका? ऊर्जा व कार्य का मात्रक, याद रखे रहिए। ऊर्जा व कार्य का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा व कार्य का मात्रक जूल होता है, याद रखे रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का,
ओम का नियम क्या दर्शाता है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओम का नियम क्या दर्शाता है? तो ये देखिए, ओम का नियम जो होता है ये आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले तो हम लोग यही जान लेते हैं कि ओम का नियम किसे कहते हैं, है ना। ओम का नियम किसे कहते हैं? तो किसी चालक में प्रवाहित धारा, ध्यान दें, ओम का नियम क्या है? किसी चालक में प्रवाहित धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर, उसके सिरों के बीच के विभवांतर याद रखना है। उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। अब विभवांतर के समानुपाती होता है, आप जानते हैं, तो विभवांतर के समानुपाती क्या हो जाएगा? V समानुपाते I। अब V क्या है? V अगर आपसे कोई पूछे तो वोल्टेज बता देंगे। क्या बताएंगे? वोल्टेज, ठीक, वोल्टेज। और I क्या है? करंट। I क्या है? करंट, जिसे आप धारा कहते हैं, धारा। और जैसे ही समानुपात का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट R आ जाएगा। इसको हम लोग V = IR कहेंगे। अब R क्या है? तो ये है प्रतिरोध, याद रखे रहना, ये क्या है? प्रतिरोध। तो इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा। ओम का नियम क्या दर्शाता है? V = IR, याद रखे रहना है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, एक विद्युत यूनिट कह रहा है, तो एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा के, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, याद रखे रहना। और कभी अगर पूछा जाए कि 1 कैलोरी बराबर किसके होगा, तो 4.2 जूल के। ये 4.2 जूल जो दिया है ऑप्शन ए में, ये क्या है? 1 कैलोरी के बराबर। 1 कैलोरी के बराबर क्या होता है? 4.2 जूल। और 1 जूल बराबर अगर कोई आपसे पूछ ले कितना होगा, तो 0.24 कैलोरी होता है, 0.24 कैलोरी। या इसी को हम लोग या कह सकते हैं 1.7 अर्घ भी कह सकते हैं, अर्घ, ठीक। 1 जूल बराबर 107 अर्घ, या 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, ये भी याद रखना है। इसका ऑप्शन C सही होगा, जानते रहिए। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है, ठीक है, 3600 जूल होता है। 60 × 60 आप करेंगे तो 3600 आ जाएगा, 3600 जूल। इसको भी याद रखना है कि 1 वाट घंटा जो होता है, 1 वाट प्रति घंटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? 3600 जूल के, ठीक। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। लेकिन इससे संबंधित कुछ और बातें आप जान लीजिए कि जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन, इसका गलनांक उच्च होता है। इसका गलनांक, टंगस्टन का गलनांक जो होता है, गलनांक व प्रतिरोध, गलनांक व प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? गलनांक व प्रतिरोध उच्च होता है, उच्च होता है, याद रखे रहना। गलनांक व प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है, उच्च होता है, ठीक। और इसके साथ ये भी जानते रहिए कि बल्ब में जो होता है, जब कभी बल्ब में आप देखते हैं टंगस्टन का जो तार है, यह जिससे खराब ना हो, यानी ऑक्सीकरण से बचाने के लिए विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है या फिर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है।
आर्गन गैस या फिर नाइट्रोजन गैस। प्रियॉरिटी आर्गन गैस को देते हैं। आर्गन गैस नहीं है तो नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं और ये अक्रिय वातावरण वहाँ उत्पन्न किए रहता है। तो याद रखे रहना है, कुछ एडिशनल ये सब जानकारी जो है उसको भी याद रखे रहना है। इसके अलावा जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि तांबा जो है, इसका तो ऑप्शन सी सही होगा, तांबा, ये इसका परमाणु क्रमांक क्या है कॉपर का, तो 29 होता है, डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक। आयरन जो है इसका परमाणु क्रमांक, इसका संकेत है कॉपर का सी कैपिटल यू स्मॉल, आयरन का एफ कैपिटल ई स्मॉल। 26 परमाणु क्रमांक आयरन का होता है और यह भी डी ब्लॉक का तत्व है। देखिए स्टील जो होता है यह आयरन कार्बन मैग्नीज एमएन जिसे कहते हैं, फास्फोरस प्लस सल्फर, ठीक है, कार्बन स्टील भी इसे कहते हैं। तो ये इनसे मिलकर के बना होता है, ध्यान देना है। इसमें 99% जो होता है ये आयरन होता है और 0.25% कार्बन, 0.25% मैग्नीज, 0.25% फास्फोरस और 0.25% सल्फर होता है। इसको याद रखे रहना है। कार्बन जो है पी ब्लॉक का तत्व है, मैग्नीज डी ब्लॉक का, और ये फास्फोरस और सल्फर दोनों ये भी पी ब्लॉक के तत्व हैं, याद रखे रहना है। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी रखे रहिए। 10वां प्रश्न, एक हार्स पावर अश्व शक्ति जिसे कहते हैं ये किसके बराबर होगा, तो 746 वाट के। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। 11 नंबर का प्रश्न देखें। अब यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू हो गया, इसके पहले आपका फिजिक्स का सब क्वेश्चन था। तो धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, धातु के जितने भी ऑक्साइड हों, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड हो, चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, ठीक है, चाहे सोडियम ऑक्साइड हो, ये सब के सब जल में अगर आप इनको घोल देंगे तो ये क्षारक बनाते हैं, अर्थात ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बेसिक होगा, इसी को क्षारीय को भास्मिक भी कहा जाता है, याद रखे रहना है। उभयधर्मी ऑक्साइड का भी आपसे पूछ लिया जाए तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो याद रखे रहिए Al2O3, ये उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होता है। इसके अलावा PbO, लेड ऑक्साइड, SnO, टिन ऑक्साइड, इसके अलावा ZnO, जिंक ऑक्साइड, ये सब उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ठीक, इसका ऑप्शन यही बेसिक होगा। 11 नंबर प्रश्न का हम लोग एडिशनल कुछ यहाँ जानकारी देख रहे हैं। उदासीन अगर आपसे अणु पूछे जाएं तो याद रखे रहना है कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस इसे कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को ही नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, ये उदासीन गैसें हैं, याद रखे रहिए। उदासीन गैसों के अणु हैं। और जो अम्लीय गैसें अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, अम्लीय गैसें, तो याद रखे रहिएगा कि जैसे आपका SO2 हुआ, ये अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, याद रखे रहिएगा। तो SO2 हुआ, NO2 हुआ, ठीक है, या फिर SO3 हुआ, ये सभी अम्लीय होते हैं। ठीक, जानते रहिए। 12 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अयस्कों में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। ठीक, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट। अब आपसे कोई पूछ ले कि बॉक्साइट जो होता है इसका फार्मूला बताइए, तो बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O होगा। ठीक, इसके अलावा बॉक्साइट के अलावा एल्युमिनियम जो होता है इसके और भी अयस्क होते हैं, जैसे एक आप सुने होंगे क्रायोलाइट, एल्युमिनियम का
और भी ये जो एल्युमिनियम देख रहे हैं इसका एक और अयस्क होता है जिसको कहते हैं क्रायोलाइट। ठीक, क्रायोलाइट। और क्रायोलाइट का कभी आपसे सूत्र पूछा जा सकता है तो Na3Al6 Na3Al6 और कभी कोरंडम कहा जाए। कोरंडम भी इसी क्या है अयस्क। कोरंडम ठीक है। कोरंडम का क्या फार्मूला होगा तो Al2O3 केवल होता है। ठीक, इसके अलावा डायास्पोर भी है एल्युमिनियम का। क्या? डायास्पोर भी एल्युमिनियम का अयस्क है और इसका फार्मूला क्या होता है तो याद रखे रहिए Al2O3 इंटू H2O। केवल एक जल का अणु रहेगा तो उसको हम लोग डायास्पोर कहेंगे। एक भी अगर नहीं है तो कोरंडम, और अगर दो है तो उसको हम बॉक्साइट कहेंगे। ठीक, याद रखे रहना है। ये रहा एल्युमिनियम के अयस्क के बारे में। और मुख्य अयस्क पूछा जाए तो यही बॉक्साइट है। अब आपसे कुछ एडिशनल जानकारी याद रखिए। डोलोमाइट जो है यह किसका अयस्क है तो डोलोमाइट याद रखे रहिए कि यह मैग्नीशियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक, और डोलोमाइट का अगर कभी आपसे फार्मूला पूछ लिया जाए तब क्या बताएंगे तो डोलोमाइट का फार्मूला होता है CaMgCO3 का होल ट्वाइस। ठीक, ये डोलोमाइट का फार्मूला हो जाएगा। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए कि हेमेटाइट क्या है तो हेमेटाइट आप बताएंगे कि हेमेटाइट जो होता है यह लोहे का मुख्य अयस्क है। और लोहे का मुख्य अयस्क, और इस हेमेटाइट का फार्मूला क्या होगा Fe2O3। ठीक, अब आपसे पूछा जा सकता है कि मैलेकाइट, ध्यान दें, मैलेकाइट जो होता है यह किसका अयस्क है तो याद रखे रहिए यह कापर का अयस्क है। किसका अयस्क है? कापर का। और इसका अगर कभी आपसे मैलेकाइट का फार्मूला पूछ लिया जाए तो याद रखे रहिएगा Cu2CO3OH का होल ट्वाइस। ठीक, Cu2CO3OH का होल ट्वाइस, इसको याद रखे रहना है। ठीक, तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने डिटेल में सारा देख लिया और भी एक्स्ट्रा सब सारी जानकारी आपको मिली। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके फिर आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, इससे आपको लाभ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है तो इसमें इसको आप काउंट कर लीजिए। ठीक, 8 2 10 3 13 किसका है? एल्युमिनियम का धातु है। और यहाँ क्या पूछ रहा है? अधातु, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ देखें बी वाले में 8 तो 10 1 11 यानी ये किसका है? सोडियम का। सोडियम भी धातु है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ देखें 8 2 10 10 और 18 28 28 2 30, तो ये तो हो गया जिंक का और ये भी धातु है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखें 8 2 10 10 5 15 15 किसका होता है? फास्फोरस का। 15 किसका होता है? फास्फोरस का। तो अब आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से यही अधातु है। क्या है? अधातु है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा, ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। 14 नंबर का प्रश्न, उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स ऑफ मेटल्स कैन इजीली फॉर्म। देखिए उच्च विद्युत ऋणात्मकता है तो उच्च विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? फ्लोरीन। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फ्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आता है। अब आप इसी समझ सकते हैं कि यह क्या होगा? ऋणावेशित आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? ऋणावेशित, जिसे आप आयनायनिक आयंस कहते हैं, आयनायनिक आयंस कह देते हैं इस तरीके से। और देखें यहाँ पर अगर पूछा जाता
ये किसी यहाँ पर देखें, एटम्स ऑफ मेटल्स कैन इजीली फॉर्म। अच्छा यहाँ ज़रा देखें, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, धातुओं के परमाणु, जरा प्रश्न को देखिए, उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु दिया है। धातु अधातुओं के परमाणु अगर कहता तब तो हो जाता आयनायनिक आयंस। अब ये कह रहा है धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। अगर देखिए धातुओं के परमाणु दिया है तब तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव आयंस। क्या होगा? पॉजिटिव आयंस। अगर अधातुओं के परमाणु दिया होता तब हो जाता क्या? अनायनिक आयंस। तो यहाँ पर धातु कह दिया, तो धातु आपको पता है सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके सोडियम क्या बना लेता है? धन आयन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके। यहाँ धातु लिख दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए नहीं होगा। अगर अधातु यहीं लिखा होता अधातु तब हो जाता ऑप्शन ए। तो याद रखे रहना है कि इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ 15, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स? मोस्ट एक्टिव, यहाँ पर आप सक्रियता श्रेणी में देखेंगे तो सबसे यहाँ पर इन सभी विकल्प में सबसे ऊपर सोडियम ही मिलेगा। ठीक, सक्रियता श्रेणी का ट्रिक भी हमने ट्रिकी वीडियोज के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखें 16 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? चांदी, याद रखे रहिएगा, चांदी को ही आप लोग क्या कहते हैं? इसको Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर इसी को आप कह देते हैं, और यह डी ब्लॉक का तत्व है। इसके अलावा एक बात और जानना है आपको कि जो सिल्वर के बाद अगर कभी पूछा जाए, सिल्वर के बाद कौन कौन से जो धातु हैं वो बहुत अधिक विद्युत का चालन करते हैं, तो Ag के बाद किसका नंबर आ जाएगा? तो याद रखे रहना, कॉपर का नंबर आएगा, कॉपर के बाद आ जाएगा गोल्ड का, और गोल्ड के बाद एल्युमिनियम का। ठीक, ये भी याद रखे रहिए। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कॉपर का संकेत Cu जानते ही हैं, इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। ठीक, इसके अलावा जैसे आपसे लेड का पूछा जाए, ये कॉपर डी ब्लॉक का तत्व है। लेड अगर पूछा जाए, लेड जानते रहिए कि लेड जो होता है यह इसका संकेत Pb होता है, प्लम्बम इसका लैटिन नेम, और Ag का लैटिन नेम क्या है? अर्जेंटम, और लेड का प्लम्बम लैटिन नेम है। एल्युमिनियम जो होता है, ध्यान दें, इसका संकेत ऑलरेडी Al होता है, और इसके बाद ये थोड़ा समझिए, ये P ब्लॉक का तत्व है एल्युमिनियम, और लेड भी क्या है? P ब्लॉक का, लेड भी P ब्लॉक का तत्व है। और एक बात ये जानते रहे, ये एक ऐसा धातु है, यह कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है, कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, जबकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, परंतु ये कुचालक इसलिए होता है क्योंकि लेड ऑक्सीजन से क्रिया करके लेड ऑक्साइड बनाता है, जिससे उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो खत्म हो जाता है, इसलिए ये कुचालक होता है। तो इसको भी याद रखे रहिए। इसका 16 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन सी होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती? अधातु कह रहा है तो ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन का संकेत Br और इसका क्रमांक 35 होता है, 35, और P ब्लॉक का ये तत्व है। ठीक, याद रखे रहिए। अगर धातु पूछता, धातु द्रव, तब तो आपका मरकरी पारा हो जाता, जिसका क्रमांक 80 होता है। ठीक, सल्फर ये सब जानते ही हैं। सल्फर क्या है? तो इस सल्फर एक प्रकार का अधातु है। इसमें क्लोरीन क्या है?
क्लोरीन भी अधातु है, सल्फर भी अधातु है, आयोडीन भी अधातु है, अधातु ब्रोमीन भी है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। क्या है? ऊर्ध्वपाती पदार्थ, जिसे आप सब्लिमेटेड सब्सटेंस कहते हैं। आयोडीन कमी से घेघा रोग हो जाता है। नमक में आयोडीन होता है, नमक को इसलिए खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आयोडीन क्या होता है? ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा बिना द्रव में बदले, और इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, आप जानते हैं। ठीक, 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अधातुई ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है? अभी हमने बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या होता है? उदासीन होता है। नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, CON2O है ना, बताए थे आपको। ये और ये क्या हैं? इनको याद रखे रहिए। ये अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड हैं ये, अम्लीय इनकी प्रकृति होती है, तो याद रखे रहना। 19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो वही सक्रियता श्रेणी आप देखेंगे तो आपको कॉपर हाइड्रोजन से नीचे मिलेगा, यानी कि कम क्रियाशील मिलेगा, इसलिए ये क्रिया नहीं करेगा। जबकि मैग्नीशियम, आयरन और जिंक ये क्रिया करते हैं। 20 नंबर का प्रश्न आप देखेंगे। 20 नंबर का प्रश्न, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य का क्या कहलाते हैं? अपद्रव्य आपका गैंग कहलाता है, गैंग। और अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ये गैंग जो होता है इसमें क्या क्या होता है, तो गैंग में याद रखे रहना है कि इस गैंग में जैसे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, ठीक, इन सब के मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, याद रखे रहना है। इसके अलावा इसका ऑप्शन तो हो गया गैंग, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य। लेकिन अगर कभी आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि धातुमल किसे कहते हैं? धातुमल किसे कहते हैं? धातुमल, स्लैज किसे कहते हैं? तो धातु को गलाने की प्रक्रिया में बनने वाला एक अपशिष्ट, धातु को गलाने की प्रक्रिया में बनने वाला एक अपशिष्ट होता है, उसी को धातुमल कहते हैं। ठीक है। और खनिज पदार्थ आपको पता ही है, खनिज पदार्थ जो होता है ये भूमि के अंदर से उसको हम लोग खोद करके निकालते हैं, है ना। उसके तो भूमि के अंदर जो पदार्थ होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? खनिज। अच्छा, जितने अयस्क होते हैं वो सब खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, इसे भी याद रखे रहना है। ठीक, गालक की अभी हम लोग डिटेल में नीचे प्रश्न है तो उसमें देखेंगे। देखिए, अब यहाँ केमिस्ट्री क्वेश्चन ख़त्म हो गया, अब बायो क्वेश्चन आ गया। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? सभी लोग जानते होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से इनको याद रखे रहना है। और 22 नंबर का प्रश्न देखें। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? हुज व्यू इज इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स बाय नेचुरल सिलेक्शन। अगर कभी भी जैसे नेचुरल सिलेक्शन की बात आ जाए, ध्यान देना है, तो उसके लिए प्राकृतिक चयनवाद, ये डार्विन याद रखे रहना है। डार्विन, डी से यहाँ याद रखे रहेंगे, DN, इसको मैंने DN से याद किया था, DN से। डी मतलब डार्विन और N मतलब नेचुरल सिलेक्शन, यानी इवोल्यूशन ऑफ एनिमल बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो आप इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से। और जैसे इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि लैमार्क जो है, लैमार्क इन्होंने एक बुक लिखा था फिलॉसफिक जूलॉजी। लैमार्क ने एक बुक लिखा था, क्या? फिलॉसफिक जूलॉजी, फिलॉसफिक जूलॉजी नामक इन्होंने बुक लिखा था।
इसको भी याद रखे रहना है, जबकि इसका आंसर डार्विन है, याद रखे रहना। और इन्होंने लैमार्क ने ही कशेरुकी व अकशेरुकी में विभेद भी बताया था, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में, तो इसको भी याद रखे रहना है। 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए जो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसको भी याद रखे रहना है कि आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए होता है। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आप रखें कि जैसे जीन जो है, जीन जो है इसकी खोज किसने की थी? तो विल्हेम जोहानसन, इसको याद रखे रहना है कि विल्हेम जोहानसन ने 1909 ईस्वी में इन्होंने जीन का खोज किया था। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि ये जो गुणसूत्र डीएनए क्रोमोसोम, डीएनए का तो ये आनुवंशिक पदार्थ हो गया। ये आपका जो क्रोमोसोम है इसकी खोज किसने की? तो वाल्थर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? वाल्थर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। ठीक। और कभी आपसे पूछा जाए कि हरित लवक जो है, हरित लवक की डिस्कवरी किसने की? तो ह्यूगो वान मोल ने। ह्यूगो वान मोल ने हरित लवक की खोज की थी, और गुणसूत्र का वाल्थर फ्लेमिंग, और जीन का विल्हेम जॉनसन, ठीक है, विल्हेम जॉनसन इन्होंने किया था। और डीएनए की जो पहचान की थी, ध्यान दें, डीएनए की पहचान, यही आंसर भी है इसका। इसकी पहचान अगर कभी आपसे कोई पूछ दे इसकी पहचान किसने किया था, तो इसकी पहचान फ्रेडरिक मिसर ने किया था। फ्रेडरिक माइजर कुछ लोग कह देते हैं, तो ये जानते रहिए। ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 24 नंबर का प्रश्न, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, 6 क्रोमोसोम्स इन वुमेन आर। तो वुमेन में आप जानते हैं XX होता है, ये स्त्रियों का हो गया। और पुरुष का अगर कभी पूछे, पुरुष का अगर पूछे तो पुरुष का XY, पुरुष का क्या होता है? लिंग गुणसूत्र XY होता है। ठीक। इसको याद रखे रहना है, कभी ये पूछा जा सकता है। तो लिंग गुणसूत्र ये 23वां जोड़ी होता है। ठीक है, 22 जोड़ी तो ऑटोसोम होते हैं, 23वां जोड़ी जो होता है वही ये लिंग गुणसूत्र होता है। वही डिसाइड करता है कि जो संतान उत्पन्न होगा वह मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक, याद रखे रहना है। 25 नंबर प्रश्न, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। क्या? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ये सब जो है जैसे आपको देखने को मिलेगा, ये जैसे इसी मानव का ये आप कह सकते हैं कि आदि मानव जो थे, आदि मानव उनका नाम है। जैसे इसमें से एक आपको मिलेगा होमो इरेक्टस जो है, ये जावा मानव, ये प्लिस्टोसीन जो काल था, काल प्लिस्टोसीन, उसमें ये जावा मानव होमो इरेक्टस था। जानते रहिए, ये सब कुछ इसमें आपको एडिशनल जानकारी मिल जा रही है, तो इसको भी याद रखे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? किसी जीव की जीन संरचना को जीन टाइप भी कहते हैं और जीनोटाइप भी कहते हैं। याद रखे रहना, जीन स्ट्रक्चर दिया,
जीन स्ट्रक्चर में जीन टाइप और जीनोटाइप दोनों आते हैं, जीन टाइप और जीनोटाइप दोनों, तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। 27 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं इसमें। 27 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? विच प्लांट डिड मेंडल चूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स? तो उन्होंने ये मटर को चुना था, मटर। और इसी का जो बोटेनिकल नेम है वह क्या है? पाइसम सैटाइवम, पाइसम, पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम। याद रख रहना है कि ये मीठी जो मटर है उसी का क्या है, ये वानस्पतिक नेम, जिसे आप बोटेनिकल नेम कहते हैं। चना का कभी अगर पूछ लिया जाए, चना का क्या होता है, तो सीसर एरिटिनम। और गेहूं का अगर पूछा जाए वानस्पतिक नेम, तो ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये भी जानते रहिए साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, अब देखिए जैसे वहाँ पर आपने DN याद किया था, है ना, DN। अब यहाँ भी देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यहाँ नेचुरल के लिए भी था और यहाँ पर भी DS याद कर लीजिए, ठीक है, या OD किए रहेंगे तभी ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने तो इसको OD से याद किया था, OD और वहाँ DN। नेचुरल सिलेक्शन को भी डार्विन ने और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को भी इन्होंने, डार्विन ने। तो ये याद रखे रहना है। तो डार्विन ने ही किया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक, है ना। और अभी एक पुस्तक और हमने बताया था, फिलॉसफिक जूलॉजी, तो लैमार्क ने लिखा था, याद रखे रहना है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 29 नंबर, मेंडल के एक संकर प्रयोग के F2 पीढ़ी में जीन प्रारूपी अनुपात क्या पाया गया? अब देखिए, व्हाट वाज द जीनोटाइपिक रेशियो फाउंड इन द F2 जनरेशन, F2 जनरेशन ऑफ मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और ये कह रहा है कि मोनोहाइब्रिड और साथ में जीनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड कहा है, मोनोहाइब्रिड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर यही कहा होता जीनोटाइपिक नहीं, अगर फिनोटाइपिक, सब कुछ प्रश्न ऐसे रहता केवल फिनोटाइपिक कह देता तो ऑप्शन ए सही हो जाता, ध्यान देना। तब क्या हो जाता, जीनोटाइपिक के स्थान पर केवल अगर दिया होता कि व्हाट वाज द फिनोटाइपिक रेशियो फाउंड इन दी F2 जनरेशन ऑफ मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो 3:1 हो जाता। और जीनोटाइपिक कह दिया तो 1:2:1 हो जाएगा, ठीक। और अगर यहीं पर कह देता कि व्हाट वाज, जैसे यहाँ पर मोनोहाइब्रिड न कह के यही डाई हाइब्रिड कह देता, डाई हाइब्रिड, तो उस केस में तब विकल्प ये सही हो जाता, ठीक। जानते रहिए, मोनो के जगह यही अगर डाई हो जाता, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो 9:3:3:1 होता। लेकिन यहाँ पर जीनोटाइपिक मोनोहाइब्रिड F2 जनरेशन के लिए पूछा है तो 1:2:1 होगा। याद रखे रहिए, ऐसे क्वेश्चन TGT में भी पूछ लेता है। 30 नंबर का प्रश्न, एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन, एक ही प्रजाति का आपस में प्रजनन अगर होगा तो इनब्रीडिंग, अंतः प्रजनन कहते हैं। अगर देखिए पूछ लेता कि विभिन्न प्रजाति के बीच, विभिन्न प्रजातियों के बीच अगर पूछता प्रजनन, तब वहाँ पर हम लोग इंटरब्रीडिंग कह देते, विभिन्न प्रजाति के बीच। और एक ही प्रजाति तो इनब्रीडिंग, ध्यान देना। और अगर कोई जीव शरीर से बाहर प्रजनन कर रहा है तो बाह्य प्रजनन, एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन कहेंगे। जैसे आप देखते हैं कि मेढक में आपको देखने को मिलता है ना,
एक्सटर्नल होता है वहाँ पर। तो इस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो इसलिए कह रहे हैं कि जिससे आप जुड़ें और आपको लाभ मिले। सेक्शन बी के प्रश्न फटाफट थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं और हिंट मात्र से ही आप लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, और डिटेल में लिख करके तो बता नहीं सकते, बस समझा सकते हैं आपको। जैसे देखिए पहला प्रश्न यहाँ समझिए, किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? किसी बिंदु पर विद्युत विभव, तो याद रखे रहिए किसी इकाई धनावेश को अनंत से, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। फिर से, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा प्रश्न, प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है? देखिए प्रतिरोध का उत्पत्ति के बहुत से कारण हो सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि जैसे जहाँ से विद्युत होकर विद्युत गुजरता है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह का जो विरोध है जहाँ पर उत्पन्न होता है उसी को हम लोग प्रतिरोध कह देते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, देखिए विद्युत धारा जहाँ से प्रवाहित होता है उसी प्रवाह का विरोध जब हो तो उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं कि वहीं उत्पन्न होने का कारण है। ठीक, और जैसे कभी आपको देखने को मिलेगा कोई ऐसा तार है जो कम पारगम्य वाला तार है, कम पारगम्य वाला तार अगर है तो वहाँ प्रतिरोध बढ़ेगा। कम पारगम्य, अधिक पारगम्य होगा, ध्यान दें, अधिक पारगम्य होगा तो प्रतिरोध घटेगा, कम पारगम्य तो वहाँ प्रतिरोध बढ़ेगा, याद रखे रहना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर का उपयोग समझिए। अमीटर और वोल्ट मीटर, अमीटर इसका क्या उपयोग है? अमीटर का उपयोग तो याद रखे रहिएगा, अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को एम्पीयर में ये मापता है। अमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को, विद्युत धारा को, विद्युत धारा को एम्पीयर में मापते हैं। एम्पीयर, एम्पीयर में अमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है, अमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। एम्पीयर में किसके द्वारा मापते हैं? अमीटर। और वोल्ट मीटर को ज़रा समझें, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर को ज़रा समझ लीजिए। तो इसमें देखिए वोल्ट मीटर जो होता है यह विद्युत वाहक बल जिसे आप वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज को मापने के लिए होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, इसी को विद्युत वाहक बल या वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज। ये वोल्टेज मापता है। ठीक है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है, इसी को हम लोग विद्युत वाहक बल भी कहते हैं वोल्टेज को। और अमीटर विद्युत धारा को एम्पीयर में मापता है, याद रखे रहना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन चौथा, प्रतिरोध का संयोजन क्या है? यह कितने प्रकार से होता है? देखिए समझिए, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का संयोजन क्या है? जैसे प्रतिरोध जो होता है आपको पता है कि अभी जस्ट हमने ऊपर बताया भी है इसके बारे में, प्रतिरोधों का संयोजन है ना, प्रतिरोधों का संयोजन। और ये कई प्रकार का होता है, इसको आप देख भी लेंगे डिटेल में बुक से। ठीक है, देखिए पांचवा प्रश्न, धातु और अधातु में अंतर। एकदम सिंपल है, इससे और सिंपल क्या समझेंगे आप? परिभाषा ही लिख दीजिए। धातु किसे कहते हैं? तो देखिए धातु वह तत्व होता है जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अधातु किसे कहते हैं? तो अधातु जो होता है यह ऐसा तत्व होता है जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इसके अलावा धातुएं जो होती हैं ये सभी
प्रायः आप कह सकते हैं कि ये विद्युत का सुचालक होते हैं। और अधातु में ये प्रायः कुचालक होते हैं, लेकिन वही ग्रेफाइट जो है उसको छोड़ करके, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक इस तरीके से बहुत से आपको मिलेंगे, आप इसको डिटेल में देख लेंगे बुक से। बस हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं। भार्जन क्या है? भार्जन, ध्यान दीजिए, भार्जन बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। तो देखिए, वह प्रक्रिया, भार्जन वह प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में तेजी से गर्म किया जाता है। भार्जन जो होता है ये सल्फाइड अयस्क का ही करते हैं। भार्जन सल्फाइड अयस्क का, किसका? सल्फाइड अयस्क का, सल्फाइड अयस्क का ही हम लोग भार्जन करते हैं, याद रखे रहिए। और इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जैसे जो सांद्रित सल्फाइड अयस्क है उसी को वायु की उपस्थिति में तेजी से गर्म किया जाता है। और जब गर्म करते हैं तो इसमें उपस्थित जो अवांछनीय अशुद्धियाँ वो बाहर निकल जाती हैं ऑक्साइड के रूप में। जैसे अभी अगर हम जिंक ब्लेड लें, है ना, जिंक ब्लेड या आर्सेनिक आप ले लीजिए, आर्सेनिक के साथ बहुत से आर्सेनिक सल्फाइड होता है ना, आर्सेनियस सल्फाइड जिसे कहते हैं। तो आर्सेनिक है, उसमें सल्फ़र मिला है, तो सल्फ़र जो है जब उसको मिला के हम ऑक्सीजन उपस्थिति में गर्म करेंगे तो सल्फ़र SO2 बना करके, SO2 गैस बना के बाहर निकल जाएगा। और जो आर्सेनिक है यह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में, तो AS2O3, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 4 लगाएंगे और यहाँ 3 लगा देंगे, तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये उदाहरण भी दिया था, तो उदाहरण हम लोगों ने 2 दे दिया। अब देखते हैं, देखिए ये प्रगलन में गालक की क्या भूमिका है। गालक आपको कहीं मिला था, बताए थे कि इसको हम आगे बात करेंगे। तो गालक किसे कहते हैं? तो गालक अयस्क में, ध्यान दें, गालक जो होता है यह अयस्क में मौजूद अगलनीय अधात्री से क्रिया करके गलाने योग्य धातुमल बनाता है। समझिए, गालक देखिए वही ये कह रहा है कि प्रगलन में गालक की क्या भूमिका है। तो गालक जो होता है इसकी भूमिका समझिए, क्या इसका कार्य है। गालक समझिएगा, यहाँ दिया है ना, ये गालक जो होता है यह अयस्क में मौजूद अगलनीय अधात्री से क्रिया करके गलाने योग्य धातुमल बनाता है। और साथ में गालक जो होता है यह गैंग को धातुमल में बदलता है। गैंग यानी वही अपशिष्ट को ये धातुमल में बदल देता है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं। अच्छा, मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है, ये भी जानिए। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है, कभी भी पूछा जाए तो इसको याद रखे रहिए कि मेंडल का जो प्रथम नियम है यह पृथक्करण का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम कहलाता है। मेंडल का प्रथम नियम क्या है? पृथक्करण का नियम कहलाता है, जानते रहिए। 9वां प्रश्न देखते हैं, विभिन्नता के 2 मुख्य प्रकार कौन हैं? विभिन्नता, अब देखिए जैसे इसमें विभिन्नता के 2 प्रकार, एक तो आप जानते हैं, एक आनुवंशिक होता है और दूसरा पर्यावरणीय। एक हो गया क्या? आनुवंशिक और दूसरा पर्यावरणीय होता है। जैसे आप उसी को आप कह लेते हैं कि जो ये वेरिएशंस आर 2 टाइप्स, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल। ध्यान देना, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल दोनों का प्रभाव होता है। तो विभिन्नता 2 मुख्य 2 प्रकार का होता है। एक आप कहेंगे आनुवंशिक याद रखे रहिए, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? पर्यावरणीय। ठीक, इस तरीके से जानते रहिए। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, लिंग क्रोमोसोम क्या है? आपको बताए थे, एक जोड़ी गुणसूत्र
जो किसी भी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करते हैं, है ना। ये लिंग क्रोमोसोम क्या है? एक जोड़ी गुणसूत्र जो किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र, यानी कि लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। और 23वां जो जोड़ी होता है वही लिंग क्रोमोसोम होता है। आप जानते हैं अगर XX हुआ तो वह क्या हो जाएगा? वह महिला, है ना, महिला। और अगर XY होता है तो पुरुष, तब क्या हो जाएगा? पुरुष। और XX अगर है तो महिला, जिसे आप मादा कह सकते हैं, ठीक है, नर मादा। तो ये तो महिला को आप मादा कह देते हैं और पुरुष को क्या कहते हैं? नर। ठीक, इस तरीके से। चलिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न को भी फटाफट थोड़ा समझ लेते हैं। ओम का नियम आपको बताए थे, याद होगा, कैसे सत्यापित किए थे हम लोग। V जो होता है किसके समानुपाती होता है? I के समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो R आ जाता है इसमें कांस्टेंट के रूप में। और पूरा हमने ऑलरेडी परिभाषा बता ही दिया था, तो नियम, ओम का नियम बता ही दिया था, जानते ही हैं, तो बहुत कुछ जानना नहीं। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु अधातु, अब भौतिक गुण में रंग रूप आकार आकृति अवस्था घनत्व के आधार बता दीजिएगा, है ना, कि धातुएँ जो होती हैं वो प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ये सब भौतिक गुण के अंतर्गत आएगा, है ना। और धातुएँ जो होती हैं ये प्रायः ठोस होती हैं, ठीक है, इनका गलनांक उच्च होता है। ये सब एक वही पारा को छोड़कर जानते रहिए। पारा जो होता है उसका जो ये अवस्था है वो द्रव अवस्था होता है और उसका गलनांक भी निम्न होता है। और अधातुएँ आप जानते हैं प्रायः ठोस, द्रव और गैस तीनों में होते हैं, आप जानते ही हैं। जैसे फास्फोरस ठोस हुआ, द्रव में ब्रोमीन हुआ, अधातु ही है। और गैस में आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब अधातुएँ हैं। तो आप आराम से कर सकते हैं। और रासायनिक गुण के आधार पर क्रिया करवा दीजिए, नया पदार्थ बना दीजिए, है ना। किसी से आप क्रिया करवा के सब लिख सकते हैं आसानी से। अच्छा, इसमें आपको ये एक प्रश्न आप देखें ज़रा, 13 नंबर का प्रश्न, जस्ता निष्कर्षण का सिद्धांत लिखिए। तो देखिए जस्ता जो होता है, जस्ता ये जिंक ही इसका संकेत है, परमाणु क्रमांक 30 डी ब्लॉक का तत्व है। और इसका जो अयस्क होता है ना, जिंक ब्लेड कहते हैं, ZNS, जिंक ब्लेड, ठीक है। इसी जिंक ब्लेड यानी ZNS का बताए थे भर्जन किया जाता है सल्फाइड गैस का। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या करते हैं? रोएस्टिंग मतलब भर्जन करते हैं तो ये ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड में, और SO2 गैस ये तो निकल जाएगी अपशिष्ट के रूप में बाहर। ये जिंक ऑक्साइड इस तरीके से बन गया। और इसके अलावा जैसे जस्ता का ये तो एक अयस्क हो ही गया, एक और अयस्क होता है जिसको हम लोग कैलेमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलेमाइन, ZnCO3। और इसका भर्जन नहीं करना पड़ता, इसका निस्तापन करते हैं। क्या करते हैं? ZnCO3 को कैलेमाइन कहते हैं। और इसका देखिए इसके 2 अयस्क होते हैं, अभी बताए थे। जिंक ब्लेड एक तो बता ही दिए, इसका भर्जन करते हैं और इसका करते हैं निस्तापन। ZnCO3 कार्बोनेट हुआ तो इनका क्या करेंगे? निस्तापन करते हैं। निस्तापन को कैल्सिनेशन इंग्लिश में कहा जाता है, निस्तापन को कैल्सिनेशन। और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड अलग और CO2 गैस अपशिष्ट के रूप में अलग, ठीक है। अब इसके भर्जन अगर हम किए थे, भर्जन अगर किए थे तो इसमें भी जिंक ऑक्साइड बना था और SO2, तो दोनों में SO2 अब बन गए। अब SO2 को क्या किया जाता है? इसका ध्यान दें,
कार्बन यानी कि कोयलक चूर्ण के साथ इसको गर्म किया जाता है। कोयलक चूर्ण के साथ गर्म करके हम जिंक प्राप्त कर लेते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो जाता है। ये जिंक अभी भी अशुद्ध है, इम्प्योर है, अभी भी इम्प्योर होता है। इसका वैद्युत अपघटन किया जाता है, वैद्युत अपघटन, ठीक है, वैद्युत अपघटन इसका करते हैं हम लोग। वैद्युत अपघटन जो होता है इस तरीके से आप इसका वैद्युत अपघटन करते हैं। एक लेते हैं आप, ये देखिए कलर बदल करके हम बना दे रहे हैं, कलर बदल दिए हैं। अब समझिएगा, एक ले लेते हैं एल्युमिनियम का इम्प्योर रॉड, एल्युमिनियम का इम्प्योर रॉड, और ये है एल्युमिनियम का ही हमने प्योर रॉड ले लिया, शुद्ध, ठीक। और इसके अंदर हमने एक विलयन भर लिया, इसके अंदर एक सॉल्यूशन भर लिया। ये वैद्युत अपघटन किया जाता है उसी के, ध्यान दीजिएगा, ये ठीक। और इसमें हमने क्या रखा है, इसके अंदर हम लोग रख लेते हैं ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 रख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद जो अशुद्ध है, अशुद्ध जो होता है आपका ये जिंक, अशुद्ध जिंक जो है ये आपका एनोड का काम करेगा, इम्प्योर एनोड का काम करता है, एनोड, ठीक। और ये कैथोड का काम करेगा, कैथोड, ठीक है। तो वैद्युत अपघटन करेंगे जब आप, तो जिंक, देखिए जिंक फिर यहाँ शुद्ध जिंक हमें प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से। तो वैद्युत अपघटन से आप उसको शुद्ध करते हैं, जानते रहिए। अच्छा, और जो प्रश्न आप डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का वर्णन करें, तो सिंपल है, डार्विन ने जो है वो सबसे योग्य संतान के जीवित रहने और प्रजनन की संभावना अधिक इन्होंने बताया था कि इस तरीके से प्राकृतिक चयन जो होगा, वो जो योग्य संतान होगा वो जीवित रहने में और प्रजनन की संभावना जिसमें अधिक होगी, तो वही उसको इन्होंने चयन किया था। और आनुवंशिक जिसमें विविधता, आनुवंशिक विविधता, तो उसको इन्होंने चयन किया था। तो ये पढ़ लेंगे डिटेल में। मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि आप जानते हैं, तो वही 23वां जोड़ी लिंग क्रोमोसोम जो होता है वही लिंग का निर्धारण करता है। तो ठीक इस तरीके से आप डिटेल में इसको पूरा पेपर आपने देख लिया। वीडियो भी 1 घंटे का हो गया, काफ़ी बड़ी वीडियो, लेकिन आपको इससे ज़रूर कुछ न कुछ लाभ हुआ होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।